गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब एप्लीकेशन पर। दोस्तों, समय लगातार बदलता जा रहा है और इस बदलते वक्त के साथ हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें और हमारी अपेक्षाएं भी बदल रही हैं। चूँकि ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति के नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम के तौर पर देखा और जाना जाता है। पर यह परिवर्तन जैसे जैसे हमारे परिवेश में, हमारी अवस्था में, हमारी बौद्धिक क्षमता में होता है, आवश्यकता है कि हम अपनी जीवन शैली को और अपनी आवश्यकताओं को भी उसके अनुरूप बदलते रहें। प्रकृति के साथ सामंजस्य न बनाने का ही परिणाम आप देख रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया, विशेषकर हमारा अपना देश भारत, ये त्राहिमाम कर रहा है कोविड-19 की समस्या की वजह से। लेकिन ये समस्या, इसका पटाक्षेप कब होगा, इसका समापन कब होगा, फ़िलहाल इस बारे में सिर्फ आशाएं हैं और उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे आज पुनः अपनी तीसरी कक्षा में, जो रुधिर श्रेणी में अपनी थर्ड क्लास को मैं आज संबोधित कर रहा हूँ, इसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। और दोस्तों, लास्ट क्लास जो आपकी हुई थी, पिछली क्लास, उसमें हमने आपसे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बातें की थी और मैंने आपसे वीडियो के अंत में कहा भी था कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स के अलावा आपका जो ब्लड है वो दूसरी और कई महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए जाना जाता है और उनको आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों जिस चीज़ से हो रही है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त वर्ग। पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी रक्तादान को लेकर के लोगों के मन में एक डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो इससे हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन मैंने तार्किक ढंग से इस अवधारणा को गलत साबित किया था। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी में नए ब्लड कॉर्ड सेल्स को बनने का मौका मिलता है और जिससे इंटरनल ब्लड संबंधी अनियमितताएं दूर हो जाती हैं। संक्रमण या एलर्जी जैसी समस्याएं होने की संभावना कम हो जाती है। उसी दिशा में आज हम आपसे बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में जो रक्तादान एक चैप्टर आता है, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड ग्रुप अगर पता ना हो तो हम ब्लड डोनेट कैसे करेंगे। ऐसे में नाम आएगा दोस्तों जिस महान वैज्ञानिक का, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। हालांकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को हमने नाम दिया है शुरुआत में परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र कई चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है और इसकी खोज करने का जो श्रेय दिया गया था वो दिया जाता है दोस्तों विलियम हार्वे को। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर हैं जो रक्तादान के लिए या ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें उनकी मदद की थी उन्हीं के मित्र जिनका नाम था वीनर ने, लेकिन ये घटना बाद की है। कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव शरीर में जब ब्लड का अध्ययन कर रहे थे तो इस क्रिया में उन्होंने मानव रुधिर में विशेष प्रकार का एक ग्लाइकोप्रोटीन देखा। क्या देखा दोस्तों? उन्होंने एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन देखा और इस ग्लाइकोप्रोटीन को उन्होंने नाम क्या दिया? उन्होंने इसे कहा एंटीजन। उन्होंने इसे नाम दिया, हिंदी में हम इसे कह रहे हैं एंटीजन। चूंकि उन्होंने देखा कि ये दो प्रकार का है, इसलिए उन्होंने इसे दो प्रकारों में कैटेगराइज भी कर दिया, कैपिटल A और कैपिटल B। और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जिस व्यक्ति के रुधिर में जो एंटीजन पाया जाता है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वही होता है। ऐसे में अगर यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएं तो कॉलम के आधार पर चलिए समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। एंटीजन ए
एंड बी, ये दो प्रकार के हैं। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में जो एंटीजन होगा उस व्यक्ति का रक्त वर्ग वही होता है। अगर आपका एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन आपके ब्लड में मौजूद है ए और बी तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है दोस्तों ए बी। लेकिन अगर दोनों ही एंटीजन की अनुपस्थिति है, दोनों एंटीजन मौजूद नहीं है, तो ही ब्लड ग्रुप आपका बनता है ओ। हालांकि थोड़े ही समय बाद उन्होंने ब्लड में ही एक दूसरे प्रकार के प्रोटीन की खोज की और इस दूसरे प्रकार के प्रोटीन का नाम उन्होंने रखा एंटीबॉडी। उन्होंने इसे नाम दिया एंटीबॉडी। ये भी दो प्रकार का था, लेकिन दो प्रकार का होने के साथ साथ इन्होंने इसे नाम अलग अलग दे दिया, स्मॉल ए और स्मॉल बी। उन्होंने इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी कहा। पर एक काम उन्होंने और किया, उन्होंने जब समान एंटीजन को, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने समान एंटीजन को समान एंटीबॉडी के साथ रखा तो यहां पर ब्लड में जो क्रिया हुई उस क्रिया को हम कहते हैं अभिश्लेषण। इसे नाम दिया जाता है दोस्तों अभिश्लेषण। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एग्लूशिनेशन। ये नाम इसके यहाँ प्रयोग किया जाता है। यानी ये कहने का मतलब, जैसे दूध आप देखते हैं कि दूध में अगर कोई खट्टी चीज़, नींबू का रस या फिटकरी वगैरह डाली जाए तो दूध फट जाता है और उसमें जगह जगह थक्के बन जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर होती है। यानी कि यहाँ ब्लड जो होता है दोस्तों वो अभिश्लेषित हो जाता है, यानी एग्लूशिनेट हो जाता है। यानी वो समझ गए कि कभी भी समान एंटीजन को समान एंटीबॉडी के साथ नहीं रखा जा सकता। ऐसे में उन्होंने जब एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी को रखा तो ऐसी कोई भी क्रिया नहीं हुई। वो समझ गए कि एंटीजन के साथ कभी भी समान एंटीजन को नहीं, एंटीबॉडी को नहीं रखा जा सकता, बल्कि एंटीजन ए के साथ हमें एंटीबॉडी बी को रखना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो कॉलम बना उस कॉलम को आप देखें और समझ लें, क्योंकि ये कॉलम कई अलग अलग सवालों का जवाब आपको देगा। अगर एंटीजन ए है तो मैंने आपसे कहा ब्लड ग्रुप ए हुआ, तो एंटीबॉडी क्या होगी दोस्तों? यहाँ एंटीबॉडी होगी बी। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी और एंटीबॉडी होगी ए। अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी। इसका मतलब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं हो सकती। और अगर कोई एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो ये ब्लड का आपको एक छोटा सा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी को एक साथ नहीं रखा जा सकता। समान एंटीजन और समान जो आपका प्रतिजैविक है उसे एक साथ नहीं रखा जा सकता। हालांकि यहाँ दूसरी जो चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं एंटीबॉडी के अलावा, वो चीज़ है आपका, इसे बोलते हैं दोस्तों RH फैक्टर। क्या होता है RH फैक्टर? चलिए इसको समझ लिया जाए। इसके लिए हमें कार्ल लैंडस्टीनर के मित्र के बारे में भी जानना होगा। कार्ल लैंडस्टीनर के जो मित्र थे वीनर, इनके साथ सन 1940 के दशक की बात मैं कर रहा हूँ, 1940 की बात हो रही है दोस्तों। सन 1940 में जब कार्ल लैंडस्टीनर दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में घूम रहे थे तो वहां उन्होंने एक बंदर की विशेष प्रजाति देखी। बंदर यानी कि मंकी की। और इस बंदर को नाम दिया गया था रीसस। जब उन्होंने इस रीसस नाम के बंदर का जो रुधिर था उसका जब अध्ययन किया तो उन्होंने इसके ब्लड में भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाया। लेकिन जब इसके ब्लड में पाए गए ग्लाइकोप्रोटीन को मनुष्य के रुधिर में पाए गए ग्लाइकोप्रोटीन के साथ मिलाया गया तो देखा क्या गया दोस्तों कि इसके ब्लड में पाए गए जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे इसी के नाम के शुरुआती दो अक्षरों के नाम पर RH फैक्टर का नाम दिया गया है, तो उन्होंने पाया कि ये कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है। तो जिन लोगों में ये था उन्हें कहा गया RH प्लस और जिनमें नहीं था उन्हें कहा गया RH माइनस। और इस आधार पर हम अपने कंप्लीट ब्लड ग्रुप को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। क्योंकि आपने देखा शुरू में कि 4 तरह के ब्लड हमने आपको बताए प्रकार,
तो यहाँ पर ए को ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव तथा ओ नेगेटिव में बांटा जा सकता है। ये ध्यान रखें दोस्तों कि दुनिया में करीब 90% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव है, यानी RH पॉजिटिव वालों की अधिकता ज़्यादा है हमारे विश्व में। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है आपको कि इसमें से ब्लड ग्रुप की मैंने बात की, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे, ए था, बी था, ए बी था और ओ था। इनमें से ए बी चूंकि दोनों ही तरह के एंटीजन ए भी है और बी भी है, इस कारण से दोस्तों आप इसे कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, यानी ये कहलाएगा आपका सर्वग्राही। चूंकि इसके पास दोनों तरह के एंटीजन मौजूद है तो ए देगा तो भी काम चल जाएगा, बी देगा तो भी इसका काम चल जाएगा, और ओ के पास चूंकि कोई एंटीजन नहीं है तो ओ भी इसे अपना ब्लड दे सकता है। तो इसीलिए ए बी जो बन जाता है दोस्तों वो बन जाता है सर्वग्राही। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं इसकी मैं बात कर रहा हूं, जो ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है और कोई एंटीजन ना होने के कारण इसे हम किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दे सकते हैं, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप बन जाता है दोस्तों यहाँ पर सर्वदाता। इससे रिलेटेड सवाल आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस तरीके के साथ ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक गंभीर बीमारी से रिलेटेड समस्या से भी आपको परिचित करा दूं, जो इसी RH फैक्टर के कारण है। मान लेते हैं कि माता और पिता, चूंकि मैंने आपसे कहा कि जब RH फैक्टर का अंतर होता है तो दोस्तों यहाँ पर समस्या क्या हो जाएगी, RH फैक्टर का अंतर होने के कारण बच्चे के शरीर के अंदर जो ब्लड है वो माता के गर्भ में ही पूरी तरह से थक्का बन जाता है और ब्लड ग्रुप RH फैक्टर का अंतर होने के कारण गर्भावस्था में ही बच्चे की मौत हो जाती है। इस समस्या को क्या कहा जाता है? मेडिकल साइंस के सामने ये समस्या लंबे समय तक बहुत गंभीर बीमारी के रूप में मौजूद रहा, लेकिन अब हमारी चिकित्सा व्यवस्था ने इतनी प्रगति कर ली है, हमारे विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब एक अदद इंजेक्शन की मदद से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसे बोला जाता है दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, ये नाम है इसका। नाम जैसा मैंने आपसे कहा था थोड़ा सुनने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी 1-2 बार दोहराने के बाद आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। तो नाम आप देख रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, ये नाम है इसमें। ऐसा तब होता है बीमारी बेटा जब पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो। ऐसी कंडीशन में कई बार पहली बार में RH फैक्टर का अंतर होने के कारण माता का शरीर विपरीत एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है क्योंकि उसकी मात्रा कम रहती है। लेकिन जब यही काम दूसरी बार किया जाता है तो ऐसे में माता के गर्भ में मौजूद बच्चा जीवित नहीं बचता, और इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें इंजेक्शन के माध्यम से विपरीत एंटीबॉडी को माता के शरीर में जो है प्रवेश कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता है वो भी चलिए देख लेते हैं। ये चीज़ है दोस्तों ब्लड प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर? इसी को हम लोग कहते हैं रक्तदाब, या आप इसे रक्तचाप भी कहते हैं। ये होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब आपका हार्ट है, जो हृदय है, ठीक है, हृदय, जब आपका हृदय रुधिर को शरीर के सभी अंगों की ओर ढकेलता है तो ये काम धमनियों के माध्यम से वो करता है। और धमनी में आपसे मैंने कहा था कि हमेशा ही धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, और शरीर से सभी अंगों से ब्लड को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके वापस हृदय तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो इस काम के लिए हमने जिस अंग को जिम्मेदार माना था वो थी आपकी शिरा। और शिरा में मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि हमेशा अशुद्ध रुधिर इसमें प्रवाहित होता है। तो चाहे रुधिर हृदय से शरीर के अन्य अंगों की तरफ ढकेला जाए या अन्य अंगों से इकट्ठा होकर वापस हृदय की ओर लौट रहा हो, तो इस दोनों ही प्रक्रिया में
जो धमनी और शिराएं हैं, धमनी और शिराओं की अंदरूनी दीवारों पर पड़ने वाले दाब को ही हम कहते हैं रक्तचाप या रक्त दाब। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धमनी में प्रेशर चूंकि हृदय से ढकेला जाता है सभी अंगों की तरफ, सर की तरफ भी और पैर की तरफ भी, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि सभी अंगों से ब्लड जब इकट्ठा होकर के मस्तिष्क तक या आपके हृदय तक वापस आता है तो उस स्थिति को हम सिरा के माध्यम से देखते हैं और यहाँ पर प्रेशर कम होता है। और इस प्रेशर के लिए हम लोग हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो वो दो शब्द क्या है, चलिए उसे देख लेते हैं। पहला शब्द है दोस्तों हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा शब्द है डायस्टोलिक प्रेशर। चलिए इसे हिंदी में देखा जाए, क्या कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है दोस्तों उच्च प्रकुंचन। हिंदी नाम ही थोड़े कठिन आपको दिखेंगे यहाँ पर। क्या बोलते हैं हम इसे, उच्च प्रकुंचन। ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो धमनियों में मापा जाता है। उच्च प्रकुंचन ये हमेशा धमनी में होगा। और दूसरा डायस्टोलिक, इसे कहते हैं हिंदी में निम्न अनुशिथिलन। ठीक है, ये नाम इसमें लिखा जा रहा है। तो निम्न अनुशिथिलन जो होता है दोस्तों ये हमेशा कहाँ होगा, शिराओं में होगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 120/80। 120/80 Hg पर mm। Hg क्या है दोस्तों, Hg जो है ये मरकरी यानी पारे का प्रतीक है। तो ये 120/80 सिस्टोलिक प्रेशर हाई होगा 120 और डायस्टोलिक 80। ये Hg हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मरकरी का लैटिन नाम जो होता है वो देखें दोस्तों, ये होता है हाइड्रार्गेरस। हाइड्रार्गेरस में दो शब्द हैं। पहला शब्द है हाइड्रा, हाइड्रा मतलब पानी, ये लैटिन भाषा में बोला गया है। और आर्गेरस ये है आपका एजी या अर्जेंटम, जिसे आप कहते हैं चांदी। तो पारे की संरचना अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है चांदी को पिघला कर पानी के रूप में बदल दिया गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है आपका Hg। इसीलिए हम इसको प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, पर यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेडिकल साइंस जिस तरह की अब लोगों की जीवन शैली है, जिस तरह का जीवन लोग जी रहे हैं दोस्तों, ऐसे में अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे हो तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखेगी, अब आपको ब्लड प्रेशर का जो मानक है, डॉक्टर अगर इसके थोड़ा ऊपर भी है, जैसे ये आपका 120/80 के बजाय आपका 140/90 तक आ जा रहा है, तो डॉक्टर इसे सामान्य स्थिति मानता है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको 120/80 का ये मानक बदला हुआ दिखाई दे। हालांकि मैं इस पर मुहर नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन हाँ आने वाले भविष्य में ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हो गया दोस्तों। उसके अलावा एक ब्लड से ही रिलेटेड बहुत गंभीर समस्या, जिसको अगर देखा जाए तो आज की डेट में एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा जा रहा है कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल। ये नाम हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो उपलब्धियों की बात आती है तो भाई हम आप भारत के लोग कैसे पीछे रह सकते हैं दुनिया से। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे कैपिटल के रूप में हम नाम ले सकते हैं दोस्तों अपने देश यानी कि भारत का। भारत में आज की डेट में करीब 7 करोड़ के लगभग डायबिटीज़ पेशेंट्स मौजूद हैं और इनकी संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान। हमारे देश में शादी ब्याह, फिलहाल इस समय सीजन चल भी रहा है, लेकिन लॉकडाउन और कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण मैं समझ सकता हूं कि आप सब छात्र भरपूर आनंद नहीं ले पा रहे हैं इसका, और ये दुख की बात है, लेकिन फिर समय आएगा, फिर मौका आएगा। तो ऐसे में हमारे यहाँ शादी ब्याह या कोई भी शुभ अवसर अगर पड़ता है, तो ऐसे किसी भी शुभ अवसर पर आप देखते होंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ बिना मिष्ठान्न के कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। यहाँ तक कि लोग भोजन के उपरांत भी
मीठे का सेवन करते हैं ये बताने के लिए कि मीठा खा लो, भोजन जल्दी पच जाएगा। तो यानी मीठा कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम ये देखें कि हम अपने यहाँ किसी नज़दीकी व्यक्ति के पास, किसी रिश्तेदार के यहाँ मेहमान बन करके जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने साथ कुछ मीठा वगैरह लेकर आवे। वो अलग बात है कि आपको उसमें से मिलता कुछ नहीं है, वो आपके सामने बिस्कुट और चीनी लाकर रख देते हैं। ये प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा, मिष्ठान या मीठा ये हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, डायबिटीज़ यानी मधुमेह की जो समस्या है ये हमारे देश की एक बहुत ही गंभीर समस्या है और सबसे ज़्यादा कि ये नई पीढ़ी में देखी जा रही है। नई पीढ़ी में अगर आप डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ की वजह से एक बहुत ही कॉमन समस्या आपको दिखेगी जिसे हम नाम दे रहे हैं डायबिटीज का ना होना। डायबिटीज मतलब मधुमेह के रोगियों में जो सबसे गंभीर समस्या होती है दोस्तों, वो है चोट लगने पर उस जगह पर यानी घाव का न भरना। तो घाव का न भरना यानी कौन सी क्रिया ना होना, इसे कहते हैं दोस्तों डायबिटीज। तो मधुमेह के रोगियों में कौन सी क्रिया नहीं होती, तो आपका आंसर होगा डायबिटीज की क्रिया नहीं होती, और इसका अर्थ होता है घाव का ना भरना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ की मैं बात करूँ तो डायबिटीज़ दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है आपका डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये दो प्रकार होते हैं मधुमेह के। एक प्रकार इसमें से ऐसा है जिसे आप सावधानी के साथ परहेज करके उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इंसिपिडस और मेलिटस इन दोनों कंडीशन में जो अंग सबसे ज़्यादा हमारा प्रभावित होता है दोस्तों, वो अंग है हमारा वृक्क यानी कि किडनी। और इससे किडनी खराब हो जाती है मधुमेह के रोगियों में, और किडनी के खराब हो जाने से हमारे शरीर की जो उत्सर्जन प्रक्रिया है, यानी हमारे शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर को संचालित करने के लिए, रखने के लिए, उन जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर उत्सर्जन नहीं हो पाता, और इस कारण हमारा शरीर इन अशुद्धियों के कारण, इन विषाक्त पदार्थों के कारण रोगग्रस्त हो जाता है, जिससे अंतिम रूप से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि मधुमेह को ही हम मेलिटस और इंसिपिडस के रूप में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बीमारी और आपको जानना चाहिए, और ये बीमारी है दोस्तों हमारी ग्लाइकोसूरिया। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो डायबिटीज़ का मरीज़ नहीं है, या फिर आप उसे डायबिटीज़ का मरीज़ करार नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो भोजन करने के बाद या फिर कुछ भी भोजन करता है, कुछ भी खाता पीता है, उसके बाद वो बार बार यूरिनेट करता है, बार बार उसे मूत्र त्याग करना पड़ता है, और जब भी वो मूत्र त्याग करता है तो उसके शरीर को बहुत सुस्ती महसूस होती है, वो थका हुआ महसूस करता है। तो ऐसा तब होता है दोस्तों जब आपके यूरिन के साथ यानी मूत्र के साथ आपके शरीर में मौजूद ग्लूकोज जो ऊर्जा का स्रोत है ये उत्सर्जित होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कौन सी बीमारी का नाम देंगे? इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। ये स्थिति तब बनती है जब आपका शरीर अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, अपनी क्षमता से ज़्यादा ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए विवश होता है। और ये मात्रा क्या है? तो ध्यान दें, 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ये ध्यान रखिएगा मात्रा 80 से 100 क्या, आप इसे 120 करिए, ये ज़्यादा सही आंकड़ा होगा, क्योंकि शरीर हमारा जो है परिस्थिति अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अपने प्रादुर्भाव से लेकर आज तक दुनिया की तमाम प्रजातियां पर्यावरणीय परिवर्तन और पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण विलुप्त हो गईं या विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं। लेकिन हम मनुष्य, हमने हमेशा से अपनी परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाला है, और हमारी यही जीवटता, हमारी जीने की यही अदम्य जिजीविषा हमें बनाए रखती है, और इसी के साथ हम अपना अस्तित्व भी बनाए रख पाते हैं।
तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस बीमारी को हम कहते हैं दोस्तों ग्लाइकोसूरिया। एक प्रश्न और मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर दूं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक, जैसी आपकी तात्कालिक आवश्यकता है इस लॉकडाउन में, आप इससे करीब 100 के लगभग प्रश्न प्राप्त कर चुके हैं मेरी बातचीत खत्म होने तक। बीमारी का नाम देखें दोस्तों, नाम लिखा है आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। ये नाम आप देख रहे हैं, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। इसे हिंदी में भी कुछ कहते हैं और वो क्या है, ये है दोस्तों धमनी काठिन्य। धमनी काठिन्य का मतलब हुआ हमारी जो धमनियां हैं, जिसे आप आर्टरी बोलते हैं, आर्टरीज, आपकी ये धमनी, इसकी दीवारें जो होती हैं वो कठोर हो जाती हैं। और ऐसा कब होता है ये भी समझ लेते हैं। आज का जो जीवन है, आज की जो कल्चर की बात अगर करें तो आज की युवा पीढ़ी दोस्तों फास्ट फूड कल्चर के लिए जानी जाती है। उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, इसमें तले भुने और दूसरे वसायुक्त खाद्य पदार्थों की अधिकता होती है। लेकिन जब आप कोई भी वसायुक्त, जिसमें आपका सैचुरेटेड फैट होता है यानी संतृप्त वसा होती है, क्योंकि हमारा शरीर संतृप्त वसा को, सैचुरेटेड फैट को एक बुरे वसा के रूप में देखता है, एक अनुपयोगी फैट के रूप में देखता है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो तले भुनी चीज़ों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो उसमें मौजूद वसा आपके रुधिर में घुल जाती है। तो रुधिर में घुली हुई वसा, जब ये रुधिर धमनी और शिराओं से होकर के बहता है तो इसकी लेयर दोस्तों धमनी और शिराओं की अंदरूनी दीवारों पर वसा की परत जमने लगती है और इस कारण जो बीच की गुहा है, बीच की जो खाली जगह है वो कम होने लगती है। और जैसे जैसे आपके धमनी या शिराओं में दीवारों की मोटाई बढ़ेगी और रक्त को प्रवाहित होने के लिए जगह कम मिलेगी, उतना ही उसका ज़्यादा दबाव या ब्लड का जो प्रेशर है ये बढ़ने लगता है। और ऐसा होने से मनुष्यों में हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी 40% तक बढ़ जाती है। इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस या धमनी काठिन्य। तो दोस्तों हमने आपको अपने इन 3 वीडियोस के माध्यम से परिसंचरण तंत्र में ब्लड नाम के चैप्टर से आपको परिचित कराया। हमने आपको एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या है, इससे भी अवगत कराया। आपको डायबिटीज़ का आंशिक रूप से परिचय दिया गया। आपको धमनी काठिन्य या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में भी बताया गया। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि चीज़ें आपकी आवश्यकता के अनुसार आप तक पहुंचें, लेकिन फिर भी अगर इसमें मेरी ओर से, मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी रह रही है तो इसके लिए आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं, उनका सम्मान किया जाएगा और उन सुझावों के अनुरूप हम अपने वीडियोस को डे बाय डे अपनी टीम के सहयोग से और अधिक मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए यहीं तक। हमारी मुलाकात अब आपसे अगले किसी रोमांचक टॉपिक और रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ दोबारा होगी। स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।